अस्सलाम वालेकुम। सन पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर। हमारे साथ आज मौजूद है जी बैरिस्टर इमरान चौधरी साहब। आप एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक तो आम बंदे को जो है ना लॉ का पता नहीं होता कि किस तरह से जो है वो अपना हक किस तरह ले सकता है। एक आम बंदा जो है ना, एक आम पाकिस्तानी, सिंपल सा बता दे कि उसके पाकिस्तान के अंदर हकूक क्या हैं। आप देखें, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है अपने सिटीज़न को कि जी ये उसके राइट्स हैं। राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, पॉलिटिकल राइट्स हैं। ये सारे राइट्स कानून में दिए गए हैं, लेकिन जाहिर है सोसाइटी है, ये राइट्स आपके ब्रीच होते हैं, खिलाफ वर्जी होती है इन राइट्स की। तो उसके लिए जो हमारा लीगल सिस्टम है उसने एक पूरा मेकनिज़म स्ट्रक्चर किया हुआ है कि जब ऐसा कोई किसी का हक, जो बुनियादी हक है, वो ब्रीच होगा तो उसके पास क्या रेमेडी होगी, क्या तरीक़ाकार होगा कि उसको इन्फोर्स करवा सके, या जिसने उसका वो राइट ब्रीच किया है उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा सकती है। उसके लिए एक पूरा अदालती निज़ाम है। ज़ाहिर है जब भी कोई इसको इस किस्म का कोई मसला पेश आएगा, उसको किसी वकील के पास जाना है, उसको कंसल्ट करना है, अपना वो मुद्दा बयान करेगा और वकील उसको फिर जो उसका इशू होगा, लीगल इशू, उसके अकॉर्डिंगली उसको एडवाइस करेगा कि किस अदालत में, किस फोरम पे जाके उसके इशू को रिड्रेस किया जा सकता है या उसका मुदावा किया जा सकता है उसका। अच्छा, एज अ लॉयर आपको इस फील्ड में कितना अरसा हो गया है? सर इट्स बीन 19 ईयर्स जब से मैं ये वकालत कर रहा हूँ। प्लीज़। अच्छा, 19 ईयर्स में आपने कोई ऐसा स्पेसिफिक केस जो आप समझते हैं कि एक बड़ा टफ केस था जिसको आपने अपनी ज़िंदगी में जीता हो, किसी गरीब को रिलीफ लेकर दिया हो? जीते तो आपने केस बहुत से होंगे। सर केसेस तो ज़ाहिर है, आप 19-20 साल के तजर्बे में बहुत सारे केसेस हमने किए उस तरह से। हमने स्टेट की तरफ से भी केसेस किए और जो है वॉक इन क्लाइंट है जो उनके केसेस भी किए। अब मैं उस तरह से कमेंट नहीं कर पा रहा क्योंकि एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। मैं हक़ाइक़ को ज़रा थोड़ा सा मस करके ये बयान कर सकता हूँ कि एक क्रिमिनल ट्रायल था, उसमें एक शख्स के ख़िलाफ़ एक एलिगेशन था कि जी उसने एक मर्डर कमिट किया उस तरह से। तो जब मैंने उनकी सारी स्टोरी सुनी तो वो पता ये चला कि एक्चुअली ही इज़ नॉट द कल्प्रिट, और वो अक्यूज़्ड, उसके ख़िलाफ़ जो चार्ज है वो उस तरह से वो बेसलेस है। तो हमने ज़ाहिर है उस केस को फ़ाइट किया है, उसके मेरिट्स के ऊपर सामने रखते हुए। तो उसको जब वो बेगुनाह करार दिया गया, एक्विट किया गया, तो इट वाज़ अ बिग डे फॉर मी कि मुझे लगा कि मैंने कुछ थोड़ा सा कोई कंट्रीब्यूट किया है सिस्टम में। बाकी बहुत सारे अगेन वो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट जो हम मेंशन कर सकते हैं उस तरह से केसेस के हवाले से। अच्छा, आजकल पॉलिटिकल केस जो ख़ास तौर पे बानी पीटीआई पे चल रहे हैं, बड़ी हाइप क्रिएट हुई हुई है। आप एज अ लॉयर उस पे क्या कमेंट करना चाहेंगे? क्या वो केसेस सारे ठीक हैं? देखें ये सारे केसेस को के मेरिट्स और डीमेरिट्स को मैं पर्सनली मेरे उस तरह से नॉलेज नहीं है, लेकिन एक हम ये एक एलिमेंट देख ओपिनियन सकते हैं, बेस्ड एक आपका। ओपिनियन बेस्ड हम जो परसेप्शन हम देख रहे हैं डिफरेंट जगहों से, मतलब हम जब वो एक इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो एक नतीजे पे हम पहुंच एक टेंटेटिव ओपिनियन है मेरा कि मुझे लग रहा है कि उसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट बहरहाल है उस तरह से। नो डाउट हो सकता है कुछ हकाइक हों जो खान साहब के अगेंस्ट हों, या कोई मतलब हार्ड कोर जब उसको हम बात करें लीगल सेंस में, स्ट्रिक्टो सेंस हो, कि उन्होंने शायद उनके पार्ट पे कोई गलती हुई हो जिसको हम एक जुर्म या उसकी शक्ल कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से चीज़ों को एग्रीवेट किया जा रहा है उससे लगता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बहरहाल उसके साथ साथ पैरेलल एक एलिमेंट ज़रूर है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कानून है उसकी अमलदारी हो रही, कानून पे इम्प्लीमेंट हो रहा है 100%? नहीं सर, 100% तो बिल्कुल नहीं है। मैं अनफॉर्चुनेटली इस सिस्टम का हिस्सा हूँ, लीगल सिस्टम का, लेकिन मैं ख़ुद परेशान हूँ इस सिस्टम से, और हमारा ब्रेड एंड बटर इससे जुड़ा है। इस निज़ाम में बहुत सारे मसाइल हैं, ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा। एक आम इंसान को, आम शहरी को जब कोई मुसीबत उसके गले पड़ती है, जब उसको कोई मसला आता है, तो वो अदालतों के अलावा कहाँ जा सकता है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली अदालतें उसको कुछ भी नहीं देती। अगर कोई एक लीगल प्रोसेस है भी तो एक इतना लेंथी और कम्बरसम और इतना कॉस्टली प्रोसेस है कि किसी गरीब इंसान के लिए बहुत मुश्किल है कि वो सारे प्रोसेस से गुजर के किसी मतलब अपनी जो उसका रिलीफ है वो गेन कर सके। तो इट्स अ वेरी टफ प्रोसेस, एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बहरहाल हम उससे गुजर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर दो मेन जो कहते हैं डोमेन है लॉ की, उसमें एक क्रिमिनल हो गया, एक सिविल हो गया। अब इसको, इन दोनों को अगर मैं डिफाइन करूं, सिविल प्रोसीजर को और क्रिमिनल को, तो इसको मैं किस तरह डिफाइन करूंगा?
सिविल जब हम बात करते हैं सिविल बेसिकली साइड की, तो वो इंसान के जो पर्सन स्पेसिफिक होते हैं, इंसान की ज़ात से रिलेटेड जो मसाइल हैं या इंसान की ज़ात से रिलेटेड जो उसके राइट्स उसको ग्रांट करता है स्टेट, रियासत, तो जब उनकी इन्फ्रिंजमेंट की बात करती हैं तो जनरली सेंस में हम कहते हैं कि उसके सिविल राइट्स की ब्रीच हो रही है। उसके लिए एक मैकेनिज़्म है, सिविल प्रोसीजर कोड है हमारे पास, जो एक फंडामेंटल प्रोसीजर है, उसमें मैकेनिज़्म दिया गया है कि इंसान के किसी शहरी के जब कोई सिविल राइट्स ब्रीच होंगे तो उसने किस मैकेनिज़्म को ऑप्ट करना है, किस कोर्ट के पास जाना है, किस तरीके से जाना है, वो सारा प्रोसीजर वहाँ पे। सिविल राइट्स में कौन कौन से राइट्स हैं एक आम बंदे के, एक आम शहरी के, एक आम सिटीजन? एक सिविल राइट्स में आप कह सकते हैं कि उसके कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स हैं। अगर वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट की मतलब उसकी कंप्लाइंस होनी चाहिए, जो टर्म्स उसने किसी के साथ एग्री की हैं तो वो उसकी जो कमिटमेंट दूसरा बंदा कर रहा है वो पूरी होनी चाहिए। अगर लेट से इस प्रोसेस में उसका कोई राइट इन्फ्रिंज होता है, ब्रीच होता है, तो हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि दिस इज़ सिविल राइट। टेनेंसी के राइट्स को हम सिविल राइट कह सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट्स हैं उनको सिविल राइट्स कह सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स हैं ओवरऑल जो हम उनको सिविल राइट्स का नाम दे सकते हैं। तो इसी तरह एक पूरा एक स्कीम ऑफ लॉ है जिसमें हम जो क्राइम्स हैं रियासत ने बयान कर दी हैं कि ये जो एक्शंस हैं ये क्राइम करार दिए गए हैं और इनकी ये सज़ा होगी। और अगर किसी शख्स के साथ वो क्राइम वो एक्शन कमिट होता है, अगर वो उस डेफिनेशन में, वो क्राइम की डेफिनेशन में पूरा उतरता है, तो फिर उसके लिए क्रिमिनल प्रोसेस किक स्टार्ट किया जाता है, जिसका प्रोसीजर CRPC में दिया गया है। और फिर एक अदालती निज़ाम है पूरा जो कि फिर उस वो जज़ा और सज़ा का फ़ैसला करता है। सिविल राइट्स में और क्रिमिनल राइट्स में एक फ़र्क ज़रूर है कि जब सिविल राइट की इन्फ्रिंजमेंट की बात करते हैं तो कानून ये कहता है कि सिविल राइट इज़ अ पर्सन स्पेसिफिक राइट, सिर्फ उस ज़ात की, उस शख्स की ज़ात की राइट की इन्फ्रिंजमेंट का कंसीडर की जाएगी। लेकिन जब क्रिमिनल एक क्राइम की बात करते हैं तो रियासत का निज़ाम ये कहता है कि वो क्राइम उस बंदे के अगेंस्ट तो कमिट हुआ होगा, लेकिन उसको ट्रीट ये किया जाएगा कि वो पूरे रियासत, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट वो क्राइम कमिट हुआ है। तो फिर वो रियासत अपनी ज़िम्मेदारी अपने कंधे पे ले लेती है कि उस मुजरिम को, उस एक्यूज्ड को, उसने वो निज़ाम को पूरे प्रोसेस को पूरा करते हुए उसकी जज़ा और सज़ा का फ़ैसला करना है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है क्रिमिनल लॉ में और सिविल लॉ में। अच्छा, इसमें प्रोसेस लेंथी कौन सा, क्रिमिनल है या सिविल है? सर सिविल जो लिटिगेशन है उसका प्रोसेस एक स्लो भी है और काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। अगेन जैसे हमने बात की ओवरऑल जो क्रिमिनल ट्रायल है वो थोड़ा सा एक एक्सपीडिशियसली वो कंडक्ट हो जाता है, उसका प्रोसेस इतना लेंथी नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो सिविल प्रोसेस इज़ अ बिट मोर लेंथी प्रोसेस एज कम्पेयर टू क्रिमिनल। अगर एक बंदा मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसी किस्म का हमारा आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसको हमने लीगल टर्म हमने एक दूसरे के साथ जो है वो सेट कर लिए, अब उसको वो ब्रीच करता है, उसका जो है मेरी उसमें उस अगले बंदे को जो ब्रीच करता है उसको क्या कुछ सज़ा भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू लॉ, या ये एक प्रोसेस होता है उसमें ये कितना मतलब इसमें मुझे रिलीफ कितना मिल सकता है? मैं लेट्स से हमने बात की कि सेल परचेज़ का मेरे आपके साथ लेट्स को एग्रीमेंट हो जाता है एक प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ का, तो उस सेल परचेज़ का कॉन्ट्रैक्ट की जब वो ब्रीच करेगा दूसरा बंदा, तो मेरे पास रेमेडी है कि मैं सिविल कोर्ट में जाके उस शख्स के ख़िलाफ़ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल कर सकता हूँ कि जी इसने ये वादा किया था कि ये प्रॉपर्टी मुझे बेचेगा, अब इसने इनकार कर दिया, मुझसे एक सर्टेन अमाउंट भी इसने कंसिडरेशन की मद में ले ली है। तो कोर्ट के पास अख्तियार है कि कोर्ट अगर समझती है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो इसके मेरे नाम पे होनी चाहिए, तो कोर्ट का अख्तियार है कि वो उसको पाबंद करेगी कि ये प्रॉपर्टी इमरान साहब को ट्रांसफ़र की जाए। जहाँ तक बात है सज़ा का, सिविल केसेस में जब हम बात करते हैं उसमें सज़ा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिविल सर अगर देखिए, अगर एक फैसला आता है, एक ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से आता है कि मेरे जो है ना राइट्स जो है ना वो ज़ब्त किए गए, मेरे राइट्स को ब्रीच किया गया है, अब इसमें ऑनरेबल कोर्ट फैसला करती कि वो प्रॉपर्टी मुझे दिलवाई जाए, अगर इन एनी केस मुझे फिर भी नहीं मिलती, तो मैं उसमें कह रहा हूँ क्या कोई सज़ा भी हो सकती है? हाँ, उसमें फिर एक एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है, कोर्ट का अख्तियार है कि उस शख्स की प्रॉपर्टी ट्रेस की जाएगी, उसको अटैच किया जा सकता है, कोर्ट करेगी कि उसको उसकी आर्म ट्विस्टिंग के लिए प्रोसेस है कि उसको मजबूर किया जाए कि वो कोर्ट की डिक्री को एग्जीक्यूट करे। अगर उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके ऊपर एक्शन लेते हुए उसको मजबूर किया जा सके, तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट कोर्ट का अख्तियार है कि उसको सिविल प्रिजन में भी भेजा जा सकता है। तो उस प्रोसेस के दौरान उसको जेल की जिसको कहते हैं उसके सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। अदरवाइज सिविल केसेस में उस तरह से वो जज़ा और जेल वाली सज़ा का
कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा वकील बनने के लिए आप क्या समझते हैं कि कॉम्पिटेंसी होना ज़्यादा ज़रूरी, हार्ड वर्क होना ज़्यादा ज़रूरी, या आपके कॉन्टैक्ट्स होना ज़्यादा ज़रूरी है? सर इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल थिंग्स जो आपने बयान की हैं। हार्ड वर्किंग किसी भी शोबे में आप हैं तो आपको हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। आपको अपडेट होना चाहिए अपने सिस्टम से, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके वो आपके नॉलेज में होनी चाहिए। इसके अलावा ज़ाहिर है आप वकील हैं, एक सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में बहुत ज़रूरी है कि आपकी एक नेटवर्किंग हो, आपका एक हल्का अहबाब हो, तो क्योंकि वही लोग आपको अप्रोच करते हैं। जब तक आपको कोई जानेगा नहीं, आपको वो कभी भी अपना जो उसका एक इंटरेस्ट है, सिविल है या क्रिमिनल है, वो कभी भी आपको वो नहीं डेलीकेट करेगा वो जिम्मेदारी, अनलेस कि वो आपको जानता है किसी भी तरीके से, प्रोफेशनली या पर्सनल कैपेसिटी में। तो ऑब्वियसली उसकी एक जिसको कहते हैं नेटवर्किंग होनी चाहिए, सोशल, तो वो भी एक अहम है। और उसके साथ साथ कॉम्पिटेंसी, हार्ड वर्क, ये सारा एक ऐसा एज अ लॉयर जब कोई भी एक शख्स इस प्रोफेशन में आता है, प्रोफेशन के स्टार्ट में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? क्योंकि ऑब्वियसली मैंने सुना है जी, वो शुरू में तो फीस भी कम मिलती है, तो अपने अखराजात भी पूरे करने होते हैं, कोर्ट फीस, ये वो मेहनत भी साथ साथ चल रही होती है, तो मुश्किल कितना होता है? स्ट्रगल कितने साल की होती है बेसिकली? इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते कि 2 साल की स्ट्रगल है या 4 साल की स्ट्रगल है। मेरी स्ट्रगल कैलकुलेशंस नहीं, कोई देयर इज़ नो कैलकुलेशन उस तरह से। मेरी स्ट्रगल हो सकता है 5 साल हो, किसी दोस्त की हो सकता है 2 साल हो, किसी की हो सकता है 10 साल पे वो मुहित हो स्ट्रगल। तो पॉइंट ये है कि हम पाकिस्तान उस तरह से इट्स अ टफ प्रोफेशन, बट इसमें स्कोप भी बहुत है। जितने चैलेंजेस हैं उतना ही ज़्यादा स्कोप है इसमें। तो आप किसी भी सर्विस सेक्टर में जाएंगे, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, तो आपको जिसको कहते हैं एक ब्लैक होल में छलांग लगानी पड़ती है, और फिर आपके लिए वो आपको दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं, आपको खुद समझ आना शुरू हो जाती है। कुछ फैसले आप करते हैं खुद से, कुछ फैसले आपको सिस्टम आपकी बिहाफ पे कर रहा होता है कि आपने कौन सी लाइन चूज़ करनी है, क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करनी है या सिविल साइड पे करनी है, या उसके अलावा इनकम टैक्स में टैक्स वाली साइड पे जाना है। तो रास्ते आपको खुद ब खुद आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं, फिर आपके फैसले थोड़े आसान हो जाते हैं। पॉइंट ये है कि आपको प्रोसेस के अंदर रहना पड़ता है। तो अगेन इट्स योर लक कि आप 2 साल में क्लिक कर जाते हैं, 10 साल में आप वो एक जिसको कहते हैं ट्रैक पे, एक स्मूथ ट्रैक पे आ जाते हैं करियर के, या नहीं। जब आप स्टार्ट करते हैं इस प्रोफेशन में आते हैं, तो क्लाइंट्स जो हैं वो खुद ब खुद आते हैं या आपको ढूंढने पड़ते हैं, या कितना ये मुश्किल और डिफ़िकल्ट होता है? ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। आपको ढूंढने भी पड़ते हैं और आपको क्लाइंट भी कई दफ़ा ढूंढता है। फिर उस तरह से जब आपकी एक पहचान बन जाती है एज अ प्रोफेशनल लॉयर। इन स्टार्टिंग मैंने बात की है, जब आप स्टार्ट लेते हैं, स्टार्ट आपको हमेशा आपको ढूंढने से या उस तरह से आपके नेटवर्क से ही आपको केसेस असाइन होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आपको इमीडिएट फैमिली से आपको कोई छोटा सा आपको कोई ब्रीफ दे देगा, सर कि ये मेरा लीगल इशू है, इसको आप हैंडल करें, ठीक है। मे बी आपको वो प्रो बोनो हैंडल करना पड़े, आप उसको कोई फीस भी ना दें। आहिस्ता आहिस्ता जब आप वो बिल्ड करते हैं, अपना करियर बिल्ड करते हैं, तो लोग जब आप हर रोज़ सुबह तैयार होकर सूट बूट पहन के आप निकलते हैं, तो आपको इर्द गिर्द गली मोहल्ले में सब दोस्त देख रहे होते हैं, अब आपके जी ये फलां साहब जा रहे हैं, ही इज़ अ प्रोफेशनल लॉयर। तो इसलिए उनके हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मसले होते हैं, तो फिर उधर से ही वो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि आपको ब्रीफ आना शुरू हो जाते हैं। फिर आप जब कोर्ट में डिलीवर करते हैं, वही लोग आगे शेयर करते हैं कि आप इनसे भी मतलब हेल्प ले सकते हैं लीगल इश्यूज़ के ऊपर। तो फिर पूरी एक रजीम है, पूरा एक नेटवर्क है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्ड करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, फॉर अ सक्सेसफुल लॉयर विच थिंग इज नेसेसरी, क्रेडिबिलिटी और होनेस्टी? क्रेडिबिलिटी एंड ऑनेस्टी यार मतलब एक ही सिक्के की दो साइड्स हैं। मेरा ख्याल ये है क्रेडिबल, अगर आप क्रेडिबल नहीं हैं तो कोई भी आपको एक सेकंड के लिए भी आपने उसकी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी की सारी उड़ना भी छोड़ना इन्वॉल्व होता है उन मैटर में, सिविल मैटर्स में या क्रिमिनल मैटर में, उसकी जान एट स्टेक होती है। तो जब तक आपको वो क्रेडिबल नहीं है तो वो आपको कभी भी वो रिस्क नहीं लेगा। होते हैं लेकिन आप क्रेडिबल नहीं हैं, तो उसमें फिर आप क्या समझते हैं कि किस चीज़ का होना ज़रूरी है? मेरा ख्याल है कि आपका क्रेडिबल होना ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर थोड़ी से कम कॉम्पिटेंट भी हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं इस प्रोफेशन में, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप क्रेडिबल नहीं हैं तो आप जितने मर्जी कॉम्पिटेंट हैं, लोग आपके ऊपर मतलब उस तरह से ट्रस्ट नहीं करेंगे। आपने अगर अपना ट्रस्ट लूज़ कर दिया तो मीनिंग देयर बाय आपने अपना करियर पूरा दाव पे लगा दिया, आपने अपने क्लाइंट्स लूज़ करना शुरू कर दिया। तो क्रेडिबिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू
कॉम्पिटेंसी। अच्छा, अच्छे वकील के साथ एज अ जूनियर ज्वाइन करना, किसी बड़े चैम्बर को ज्वाइन करना, ये कितना फ़ायदेमंद साबित होता है आपके प्रोफेशन में? सर ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। और जब भी कोई एक नया जो है प्रोफेशनल लॉयर फील्ड में आता है तो ही हैज़ टू टेक दिस डिसीजन कि उसने किस चैम्बर के साथ एसोसिएट होना है, क्योंकि वो चैम्बर बेसिकली फिर हमेशा आपके साथ वो एसोसिएट आप होते हैं उससे कि जी आपने फ़लाँ चैम्बर से अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया या फ़लाँ आपके सीनियर रहे हैं। आल्दो आपकी एक अपनी ज़ात फिर बाद में आप अपनी एक पहचान बनाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इनिशियली आपको 2, 4, 5 साल, 10 साल भी कई केसेस में लोग काम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते रहते हैं, तो वो हमेशा आप एसोसिएट रहते हैं। आप किसी अच्छे चैम्बर, कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल चैम्बर में जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग उसी तरह से होगी। आप किसी कम प्रोफेशनल चैम्बर में जाएंगे जिनका कंडक्ट करने का तरीका चीज़ों को डिफरेंट है एक प्रोफेशनल चैम्बर से, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें आप इनहेरेंट करेंगे, उससे वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बनेंगे और आप भी अकॉर्डिंगली कंडक्ट करेंगे। तो इसलिए चैम्बर चूज़ करना अपनी करियर किक स्टार्ट करने के लिए ये एक बहुत अहम स्टेज होती है किसी भी नए लॉयर। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम कितने के सक्सेसफुल लॉयर्स हैं आप समझते हैं? उनकी तादाद कितनी होगी? हज़ारों में होगी, लाखों में होगी, या कोई गिनती के चंद एक लोग? मेरा ख्याल है कि अगर हम सक्सेसफुल लॉयर की बात करें तो वो शायद हम चंद दर्जन हम कह सकते हैं। अगर पूरे 100 भी नहीं मैं कह सकूँगा कि पूरे 100 जो सक्सेसफुल लॉयर जिनको मैं ट्रीट करता हूँ। अगेन ये एक एक रिलेटिव सी मेरी एक स्टेटमेंट है, आपका ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ इस पॉइंट पे। तो मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं जो प्रोफेशनल हैं और अपने फील्ड में, वैसे तो हज़ारों नाम हैं हमारे सामने आते हैं, लेकिन कॉम्पिटेंट क्रेडिबल जो लोग हैं वो चंद एक ही हैं। उस तरह से वो किसी भी फील्ड में चंद एक ही होते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कोई भी लॉयर मूवमेंट हम देखते हैं या लॉयर्स को हम देखते हैं जो पॉलिटिकल किसी पार्टी के साथ अटैचमेंट हो जाती है, पॉलिटिकल पार्टी का माउथ पीस बन जाते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की मूवमेंट के अंदर? किसी भी लॉयर को, किसी वन पर्सन को, किसी लॉयर्स की एक पूरी जो लोग होते हैं, मैं जत्था तो उसको नहीं कहता, एक लॉयर मूवमेंट जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए करनी चाहिए? मेरा ख्याल है ये पर्सनल चॉइस है आपकी। अगर आपकी कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं तो ज़ाहिर है आप अपने आप को किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट करेंगे और अल्टीमेटली आप उनका माउथ पीस भी बनेंगे। आप उनकी जो पॉलिटिकल उनकी जो स्ट्रगल है उसका हिस्सा बनेंगे किसी न किसी तरीके से। अगर आप अपने आप को उससे डिसएसोसिएट कर लेते हैं और हार्डकोर मतलब उस तरह से प्रोफेशनल लाइफ गुजारना चाहते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। हाँ, इतना मुझे इस सिस्टम में मतलब मैं मुझे इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि एक मुश्किल फ़ैसला होता है एक लॉयर के लिए कि वो अपने आप को डिसएसोसिएट करे किसी भी पॉलिटिकल सेटअप से। तो अनअवॉइडेबली 90% लॉयर्स हैं वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ। अच्छा, आपने काफ़ी इदारों के अंदर, मैं उसको जॉब तो नहीं कह सकता, लेकिन आप काफ़ी इदारों के साथ आपने काम किया, मतलब नैब के अंदर, आपने पावर डिवीज़न के अंदर, मतलब उनके केसेस आपने जो है ना वो केसेस आप लड़ते रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि नैब का जो कानून है, लॉ है, अभी चल रहा है, इससे पहले 2, 3, 4 साल, 5 साल पहले एक एक्स गवर्नमेंट थी तहरीक इंसाफ की, जिस तरह नैब उस वक्त वर्क कर रहा था, क्या ऐसा नैब को करना चाहिए? ये ठीक कर रहा है नैब काम? देखें, नैब क्या काम कर रहा है और कानून क्या है, कानून सारे ही ठीक हैं, ठीक है। जब कानून बनाए जाते हैं उनके ऊपर एक पूरी एक डिस्कशन होती है और उसके जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको डिस्कस करके फिर एक उसको लेजिस्लेचर जो है उसको पास करती है, कानून की शक्ल देती है। फिर इदारे उस कानून के ऊपर अमल दरामद कैसे करते हैं वो एक डिफरेंट डिबेट हो जाती है। नैब बतौर इदारा उस कानून को कहाँ पे यूज़ या मिस यूज़ करता है वो एक अलग डिबेट है। तो मेरी बाती नज़र में मैं ये ओपिनियन दे सकता हूँ कि नैब जब काम करती है ज़ाहिर है वो कानून के एम्बिट के अंदर ही रह के काम करने की कोशिश करते हैं। हाँ, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी होती है, हमारी सिस्टम का एक ये डायलेमा है, हम ये देखते हैं कभी वो नवाज शरीफ साहब की होती है, कभी वो जरदारी साहब की होती है, कभी इमरान खान साहब की होती है। तो जो लोग हैं जिनको हम इस्टेब्लिशमेंट का नाम दे लेते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी भी सेक्टर से वो लोग हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं हमारे सिस्टम को, जैसे हम हमेशा कमेंट करते हैं, तो वो देखते हैं कि किस तरीके से उन कवानीन को यूज़ करना है। कभी वो नैब को यूज़ कर लेते हैं, कभी वो FIA को यूज़ कर लेते हैं, और कभी सबसे पहले जो हमारी
फ्रंट लाइन फोर्स होती है पुलिस को यूज़ कर लेते हैं। तो कानून हम सारे के सारे ठीक हैं, उसका यूज़ डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है और किन सर्कमस्टांसिस पे कैसे कर रहा है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन सकता पाकिस्तान के अंदर के जितनी भी एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस है, एफआई है, नैब है, आईबी है, ये तमाम तरह का ऐसा कोई मैकेनिज्म बना दिया जाए कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर उसको किसी भी अपोजिशन लीडर के खिलाफ यूज करना भी चाहे तो ना कर सके, कोई ऐसा मैकेनिज्म बन सकता है? सर मैकेनिज्म बनाए नहीं जाते, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो जाते हैं। शख्सियात के ऊपर डिपेंड करता है कि मैकेनिज्म कैसा होगा। अगर एक शख्स जो अथॉरिटी में है, जिसके कंट्रोल में चीज़ें, अगर वो तय कर ले कि मैंने इस सिस्टम को अब्यूज़ करना है, तो सारे के सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे। सिस्टम अगेन वही बात, हर जगह पे हर लेवल पे अगर कुछ ऐसे लोग शख्स होंगे जो मेरिट की बात करते हैं और जो सिस्टम के मुताबिक, कानून के मुताबिक चलने की बात करेंगे, अगर वो लोगों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो फिर जो ऊपर बैठा शख्स है वो अगर उनको कंट्रोल भी करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए मुश्किल एक फ़ैसला होगा उस तरह से। तो ये हर स्टेज पे, हर लेवल पे आप लोगों को लोग चाहिए जो अच्छे, कॉम्पिटेंट और ट्रांसपेरेंट लोग हैं, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे बिलीव नहीं करते। अगर वो लोग इदारों में बैठे होंगे हर जगह पे, हर स्टेज पे, तो फिर तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया या डेवलप हो सकता है। अदरवाइज़ जैसे हमारी सोसाइटी, अनफॉर्चुनेटली वी आर अ करप्ट सोसाइटी, इसमें हम इसको माने या ना माने, ये एक तल्ख हकीकत है हमारी सोसाइटी की। तो जब ऐसी सोसाइटी, इदारों में हम नहीं बैठना है, मैंने बैठना है, मेरे भाई ने बैठना है, मेरे किसी दोस्त ने बैठना है। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे तो इदारों से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इदारे ठीक होंगे? जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, हमारे लोग ठीक नहीं होंगे। तो ओवरऑल ये सोसाइटी खुद ऑपरेट करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस आहिस्ता 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 चलता रहता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाएगा कि ये चीज़ें फिर कम हो जाएंगी। हाउ टू चेंज द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू यू? कैसा है, कोई ऐसा कैसे सिस्टम आना चाहिए, या हमें अपने आप को चेंज करना, किस तरह सोसाइटी में चेंज आ सकता है? सर सोसाइटी का मेरा ख्याल है जो सबसे पहली बुनियादी चीज़ है, सोसाइटी चेंज होने के लिए आपके पास, आपको एजुकेट करना अपनी सिटीजन्स को बहुत ज़रूरी है। उनको बेसिक फंडामेंटल सोसाइटी के पता चलें, हिस्ट्री, लिटरेचर, कानून, ये चीज़ों का उनको पता हो। ये सोसाइटी, ये दुनिया, ये कैसे ऑपरेट कैसे करती हैं, ये निज़ाम दुनिया के हैं, सियासी निज़ाम हो गए, माशी निज़ाम हो गए। जब तक ये चीज़ें से इनलाइटनमेंट नहीं होगी आपके सिटीजन्स की, और आपका सिटीज़न बेचारा जो है डे टू डे, जिसको कहते हैं खाने की रेस में ही, और जिसको अपनी ब्रेड एंड बटर की रेस में रहेगा, तो उसके पास कहाँ टाइम होगा कि वो इन चीज़ों के बारे में सोच भी सके। तो एक ही अगेन वो पूरा प्रोसेस है। एजुकेशन भी ज़रूरी है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी ज़रूरी हैं, आपका रोज़ गार जो है मईशत है वो भी एक ज़रूरी एलिमेंट है। ये सारी की सारी चीज़ें बेहतर होंगी तो फिर वो एक वो ऑन ऑटो प्रोसेस है। आपके सिटीजन्स भी उनको भी सोच विचार का टाइम मिलता है, इदारे भी आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो रहे होते हैं। तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। वी कैन नॉट फिगर आउट वन थिंग कि जी ये चीज़ ठीक कर लें तो आपकी सोसाइटी ठीक हो जाएगी, आपकी सोसाइटी के लोग ठीक हो जाएंगे। तो अगेन ये एक पूरा प्रोसेस है, हम उस तरह से उसको। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। अच्छा, जो जुडिशल सिस्टम है, आप क्या समझते हैं कि कितना फेयर है पाकिस्तान के अंदर? जुडिशल सिस्टम एक्सपेक्ट तो हम यही करते हैं कि फेयर ही होना चाहिए किसी भी रियासत का जो जुडिशल सिस्टम है। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे हमने पहले अपने पॉडकास्ट के शुरू में ये कमेंट किया कि हमारा एक सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है, बहुत सारी कंसिड्रेशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सामने जो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बैठे हैं लोग फ़ैसला करने वाले, वो सामने रखते हैं कि फ़ैसला किसकी फ़ेवर में क्या करना है। तो मैं शख्सियात के ऊपर कमेंट नहीं करूँगा कि कौन शख्स सही है कौन गलत है। मैं बतौर इंस्टीट्यूशन ये कमेंट करूँगा कि हमारे जुडिशल सिस्टम में बहुत सारी बेहतरी की ज़रूरत है और ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है हमारे जजेस की उस तरह से उनको इनिशिएटिव, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है कि वो जिसको कहते हैं बग़ैर किसी खौफ और किसी उस चीज़ को सामने रखते हुए अपने फ़ैसले करें। उनको हमने स्ट्रेंथन करना है, उनको हमने मोटिवेट करना है, उनको हमने एक मतलब से सपोर्ट फैक्टर उनके पीछे खड़ा, ना कि उनको हर टाइम उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन का
एक तलवार लटका के उनको हैरेस किए रखना है और उनको वर्कलोड और वर्किंग इन्वायरमेंट इतना मतलब पैथेटिक देना है कि वो काम ही ना डिलीवर कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर उनको अच्छा देना है कि वो एक बेहतर एम्बियंस में, बेहतर इन्वायरमेंट में एक बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो अगेन बहुत अच्छा, सारी ये चीज़ें जो इसमें अभी आती हैं। हुकूमत की तरफ से तरमीम की गई 26वीं 27वीं, इसमें आप क्या समझते हैं कि हमारा एक जो आईनी अदालत अलहदा कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अलहदा हो गया है, ये आईनी अदालत के अलहदा होने से कोई फ़ायदा होगा हमें? सर देखें, इसमें अगर टू बी फेयर, अगर फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी कोई नहीं है। इट्स अ पैरेलल लीगल सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज होंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे, अगर इंडिविजुअल से रिलेटेड इश्यूज होंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे उस तरह से। तो मेरा ख्याल है कि बल्कि ये इससे वर्कलोड मैंने कहा कम होगा। अब वर्कलोड मेरा ख्याल है कम होगा इससे। वो क्योंकि जितने भी पहले कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते थे वो सुप्रीम कोर्ट में लैंड करते थे। सियासी केसेस हर टाइम पार्क रहते थे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ओवरबर्डन रहती थी, इंडिविजुअल के केसेस फिक्स नहीं होते थे साल साल। तो एक फ़ायदा तो बहरहाल होगा। अभी तो ये एक रीसेंट पास में ये अमेंडमेंट आई है, अब जब फुली फंक्शनल होगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम होगा कि वो इंडिविजुअल केसेस को टेकअप करे, उसके ऊपर बेहतर फैसले आए, बेहतर उस तरह से मामला चले। अच्छा, अगर पाकिस्तान के अंदर सिविल जज बनना हो, किसी ने मजिस्ट्रेट बनना हो, उसके लिए इम्तिहान देना पड़ता है। एडिशनल सेशन जज के इम्तिहानात होते हैं। जस्टिस बनने के लिए कोई इम्तिहान नहीं होता, इसका एक अलग ही प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्या है, आम बंदे की कुछ समझ में आता है? वैसे आर्टिकल 175 ए है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके तहत एक जुडिशल कमीशन का कॉन्सेप्ट है कि उसमें जुडिशरी के भी मेंबर्स होंगे, पार्लियामेंट के भी होंगे, अपोजिशन के भी होंगे और डिफरेंट नॉमिनीज होंगे। वो सारे लोग एक मतलब एक उसमें वोटिंग करके, एक डेलिब्रेशन करके एक शख्स को जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट का, एक सर्टेन एलिजिबिलिटी वो होल्ड करता है, तो उसको वो एलिवेट करते हैं एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये कानून में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, कोई ऐसा एग्ज़ाम या कोई ऐसे टेस्ट का जिक्र नहीं है कि जी कोई टेस्ट पास करेंगे तो तब वो जजेस एलिवेट होंगे एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। हाँ, अलबत्ता फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो रहे हैं कैंडिडेट्स के, जिनकी प्रपोजल गए हैं, जिनको एलिवेट किया जाना था हाई कोर्ट के जजेस के लिए। तो थोड़ा सा उन्होंने उसको किया है प्रोसेस को, ताकि कमेटी पर्सनली गेज कर सके कि जो इंडिविजुअल जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं उसको क्या उस पेडिस्टल के ऊपर पूरा उतरता है कि नहीं करता। इस पे डिफरेंट लोग डिफरेंट कमेंट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टेस्ट सिस्टम होना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि यही सिस्टम ठीक है। ये तो अपनी अपनी राय है। मेरी राय में मुझे ये लगता है कि जब 18-20 साल या 25 साल कोई वकील काम कर ले प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशन में, तो उसको किसी टेस्ट की उस तरह से ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर वो क्रेडिबल है और उसकी एक रेपुटेशन है एक प्रोफेशनल लॉयर की, तो ही डिजर्व टू बी एलिवेटेड एज बीइंग अ जज ऑफ द सुपीरियर कोर्ट उस तरह से। अच्छा सर, क्रिमिनल केसेस में, पुलिस के केसेस में हमने देखा ज़्यादातर कि पुलिस जो है एक बंदे के साथ ज्यादती करती है, वो बंदा ऑटोमेटिकली फिर कोर्ट के अंदर जाता है, रेट पिटीशन दायर कर देता है पुलिस के खिलाफ। जी 302 मर्डर का केस है, वो कहता है जी इन्होंने मेरे बंदे जो है ना बेगुनाह कर दिए। अब हमें जो मेरी परसेप्शन है, मे बी मैं गलत हूँ, मैं आई एम रॉन्ग और राइट की, तो आप बेहतर बता सकते हैं कि ऐसा लगता है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वही मैटर करती है ज़्यादा। नहीं, पर देखें, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस नहीं करनी है, और इन्वेस्टिगेशन जो मटेरियल पुलिस ने गैदर करना है उसी की बुनियाद पे केस आगे चलना है। क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी होल लीगल सिस्टम। आपकी प्रोसिक्यूशन होगी, आपका कंप्लेनेंट होगा और आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो एंटी करप्शन है, चाहे वो FIA है, ये सारे इन्वेस्टिगेशन विंग की साइड पे होंगे। तो ये तीनों लोग मिल के एक केस पुटअप करेंगे एक्यूज के खिलाफ। एक तरफ ये तीनों लोग, तीनों एलिमेंट्स, और एक तरफ एक्यूज, और फिर कोर्ट एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर। तो इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ने ही करनी है आपके केस में, उसी ने ही जिसको कहते हैं जो एविडेंस है वो कलेक्ट करनी है। हाँ, उसके लिए मैकेनिज्म है। अगर कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कंडक्ट करते तो आप चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर आपकी कोई पीस ऑफ एविडेंस है वो फाइल पे नहीं लेके आ रहा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कोर्ट इंटरवीन करेगी कि इस चीज़ को इस फाइल का हिस्सा बनाया जाए, ताकि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो एक्यूज की फेवर में है चाहे उसके अगेंस्ट हैं, उसके सामने आ जाए। प्रोसेस है। लेकिन जहाँ तक बात है कि आफ्टर ऑल वी हैव टू रिलाई ऑन द ओपिनियन
और फाइंडिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, आल्दो कोर्ट बाउंड नहीं आईओ के ओपिनियन की, कोर्ट उससे डिफर भी कर सकती है और एक डिफरेंट ओपिनियन पे एक डिफरेंट फैसला कर सकती है, लेकिन बहरहाल उसकी अहमियत हमेशा रहती है और हर लीगल सिस्टम में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ओपिनियन। अच्छा, मेरे माइंड में एक परसेप्शन बिल्डअप ये हुई कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस ने ज्यादती की मेरे साथ। मैं एक आम साइल हूँ, तो मैंने उसके खिलाफ मैं कोर्ट के अंदर चला गया। अब कोर्ट के अंदर भी मेरे लिए तो कोई वो क्या कहते हैं रिलीफ नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन आईओ ने वहाँ पे कोर्ट में प्रेजेंट किया उसी को ज़्यादातर माना जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये काफ़ी हद तक ऐसे ही होता है। 90% केसेस में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की फाइंडिंग होती है वही फाइंडिंग अल्टीमेटली कई दफ़ा कोर्ट की होती है। 10% केसेस में जैसे मैंने कहा कोर्ट डिफर कर सकती है, कोर्ट बाउंड नहीं है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ओपिनियन की। तो हमारे लिए रिलीफ या उस तरह से जो चैलेंज जिसको वो सॉर्ट आउट कर सकता है हमारा इशू, वो ये है कि जैसे मैकेनिज्म मैंने बयान किया कि अगर आप पुलिस की उस इन्वेस्टिगेशन से नहीं एग्री कर रहे तो आपके पास मैकेनिज्म है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, कि आप इस आईओ को हटा के किसी दूसरे आईओ को अपॉइंट करें ताकि एक बेहतर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है या उस तरह से वो सामने आए। अच्छा, पुलिस के अंदर तो आपको पता है सारे, मैं नहीं कह रहा सारी करप्ट है पुलिस वाले, और पैसे ले लिए जाते हैं। पैसे लेके मेरा बंदा है, मतलब वो गुनाहगार था उसको बेगुनाह कर दिया, मेरा बंदा बेगुनाह था वो जी उसको गुनाहगार कर दिया। पैसे लेके मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है। अब इसमें हम चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ट्वाइस टाइम, वो तो हम कर सकते हैं। मैंने कहा कानून के अंदर, लॉ के अंदर, मतलब कोई जजेस हमें कोई ऐसा रिलीफ नहीं दे सकते या हमें बार बार पुलिस के पास ही बस जाना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने फॉलो करना है? देखिए, जजेस ने एज एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर आपके केस के ऊपर फैसला करना है। जजेस कभी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के वो शूज़ में स्टेप इन नहीं कर सकते, वो रोल ऑप्ट नहीं कर सकते कि वो खुद जाएं, सीट से हटें और जाके इन्वेस्टिगेशन करें और एविडेंस कलेक्ट करें। उन्होंने किसी भी शक्ल में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ही डायरेक्ट करना है कि जाके इस इशू के ऊपर इन्वेस्टिगेट करें और अपनी रिपोर्ट दें। अगर वो रिपोर्ट में कोई लूप होल होगा तो कोर्ट का नो डाउट अख्तियार है, वो कहेगी, दोबारा डायरेक्ट कर सकती है आईओ को कि जाएं इस इशू को दोबारा से देखें, इस एलिमेंट को भी सामने लेके आएँ। इस लेट्स से कोई क्रिमिनल केस है, उसमें कोई जो वालाई कत्ल है या कोई उस तरह से चीज़ है जो रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया, तो कोर्ट कह सकती है कि इस चीज़ को भी फाइल पे लेके आओ। बट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट फिर भी पुलिस ने ही करनी है, तो वो रिगर रहेगा। देखें, फिर वही बात आ जाती है इदारों के ऊपर, रियासती इदारों के ऊपर। रियासती इदारों को साथ साथ लेके हमने चलना है। रियासती इदारों को हमने ठीक करना है तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टिगेशन भी ठीक हो जाएगी, लीगल सिस्टम भी ठीक होगा। तो इन्वेस्टिगेशन को माइनस करके हम अपना सिस्टम नहीं चला सकेंगे। गलत हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, करप्ट हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन हमने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को साथ लेके ही चलना है बहरहाल। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो मुद्दई फरीक और मुलजिम फरीक, दो फरीक ही होते हैं ना। जब भी पुलिस का मैटर आता है, क्रिमिनल केस की मैं स्पेसिफिक डोमेन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लगता है ऐसे कि जो मुद्दई होता है उसकी कम बात सुनी जाती है, मुलजिम को ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। एक कत्ल हुआ रात के टाइम, वो भी उसको ही रिलीफ मिलता है। गवाह और शहादतें पूरी ना, वो भी उसी को रिलीफ मिलता है। मुद्दई को मुझे लगता है कि रिलीफ कम है। रिलीफ कम है। ये एक सिस्टम की इन बिल्ट एक हैजर्ड है एक्यूज की फेवर में जो ऑपरेट करता है हमारा सिस्टम। हमारा नहीं, पूरी दुनिया का सिस्टम ऐसे ही ऑपरेट करता है। देखें, आप किसी शख्स की जान के साथ खेल रहे हैं, किसी शख्स की लिबर्टी के साथ खेल रहे हैं, जो कि बहुत अहम एलिमेंट है किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में। आप एक शख्स को जेल में भेजने की बात कर रहे हैं, हो सकता है आपका केस 100% हो, आप उसको उसके जेल में भेजने की बात करें, उसकी लिबर्टी को कंप्रोमाइज़ करने की बात करें। तो इसलिए कानून ने एक बहुत हायर पेडिस्टल तय कर दिया, बर्डन ऑफ प्रूफ एक बहुत हैवी किस्म का ले डाउन कर दिया है ऑन द प्रोसिक्यूशन के। जब तक वो बर्डन डिस्चार्ज नहीं होगा, जब तक उस लेवल पे आके आपने केस प्रूव नहीं करेंगे, आप किसी शख्स को जेल में नहीं भेज सकते। अब बर्डन ऑफ प्रूफ को अगर हम डिफ़ाइन करें क्रिमिनल लॉ में, तो योर केस हैज़ टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट। मैं इसको आम ज़बान में कहूँ तो कि ये दीवार है, दीवार पे रोशन अल्फाज में लिखा हो कि ये शख्स गिल्टी है, ये शख्स मुजरिम है, तो तब उसको गिल्टी कहा जाएगा। अगर उस दीवार पे लिखे हुए अल्फाज ज़रा भी मदम होंगे किसी भी वजह से, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की वजह से, चाहे वो कंप्लेनेंट की किसी अपनी कोताही की वजह से, किसी भी तरीके से, तो उसका फ़ायदा एक्यूज़्ड को जाएगा और एक्यूज़ की फेवर में ही केस डिसाइड होगा। तो
चूँकि जैसे मैंने कहा कि क्रिमिनल केस में पहले कंप्लेनेंट है जो किक स्टार्ट करता है अपना केस बाय वे ऑफ फाइलिंग FIR या प्राइवेट कंप्लेंट, तो उसके बाद आती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसने एविडेंस कलेक्ट करनी है, तीसरी स्टेज पे आती है प्रोसिक्यूशन जिसने माउथ पीस बनना है कंप्लेनेंट का और केस पुट अप करना है ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट कि जनाब ये शख्स मुजरिम है। ये तीनों लोग, अब ये इसमें 2 रियासती इदारे हैं और एक प्राइवेट कंप्लेनेंट है। कानून ये कहता है कि अगर रियासती इदारे जिनके पास पूरे के पूरे रिसोर्सेज हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो ये साबित नहीं कर सके कि इस शख्स ने ये जुर्म किया है तो फिर उसकी सज़ा जो है उसको क्यों हम सज़ा दें, हम उसको क्यों सज़ा दें जब आप लोग इतनी, आपके पास पूरी एक रजीम है, पूरी एक फोर्स है, आप लोग साबित नहीं कर सके अपनी एविडेंस कलेक्शन से, अपनी इन्वेस्टिगेशन से, अपनी प्रोसिक्यूशन की फोर्स से, तो फिर हम इसको क्यों सज़ा दें। इसलिए वो पेडिस्टल इतना हाई है, बर्डन ऑफ प्रूफ इतना हाई है और उसकी जो फेवर जो हमेशा एक्यूज को मिलती है ज़रा भी अगर उसमें डाउट हो। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर लोअर कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ये फॉर्म्स पे बंदा अगर एक चलता उसको इंसाफ नहीं मिलता, वो सेटिस्फाई नहीं होता, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जाता, सुप्रीम कोर्ट। इस सुप्रीम कोर्ट जाते जाते प्रोलॉन्ग बड़ा प्रोसेस है। ये प्रोसेस कुछ शॉर्ट हो सकता है, कोई ऐसी कोई कानून के अंदर कुछ हो सकता है, आप समझते भी इसको कोई रिलीफ मिल जाए एक आम शहरी को, आम शख्स को जिसके पास पैसे भी नहीं, वो पहले लुटा फुटा सा होता है, जाहिर बात उसने लॉयर भी करना, लॉयर ने फीस भी लेनी है, तो या इसमें कोई रियासत को अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, क्या हो सकता है इसमें? मेरा ख्याल है कि देखें, जहाँ तक एपलेट कोर्ट्स की बात है, ये पूरी दुनिया में एपलेट कोर्ट्स होती हैं, लोअर कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो ये कोर्ट्स की हायरार्की मोर और लेस पूरी दुनिया में एक तरीके से ही है। हाँ, इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व है जिसकी वजह से हमारे केसेस जो हैं वो सदियों पे मुहित हो जाते हैं, 20-20, 30-30 साल लग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के, उस प्रोसेस के ऊपर बात कर सकते हैं। उस प्रोसेस में सबसे पहले हम बतौर वकील अपने आप को भी थोड़ा जिम्मेदार ठहराते हैं कि हम इनडेफिनिट टाइम के लिए एडजर्नमेंट सीख करते रहते हैं। तो वो एडजर्नमेंट की जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए और एक मैकेनिज़्म डेवलप करना चाहिए सिस्टम में कि अगर कोई शख्स एक से ज़्यादा एडजर्नमेंट लेगा तो उसको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जब आप किसी की जेब पे हमला करेंगे, किसी जेब से पैसे निकालेंगे, तो डेफिनेटली पैसे, सारा निज़ाम हम पैसे के कमाने और पैसा बचाने के लिए ये स्ट्रक्चर किया गया पॉलिटिकल सिस्टम, मुझे लगता है ऐसे उस तरह से, क्योंकि प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो आप जब उस शख्स की जेब पे जब आप हाथ डालेंगे तो वो खुद मजबूर हो जाएगा उस प्रोसेस को लेंथी करने की बजाय, वो कहेगा कि मेरी जान छूटे, चाहे मैं गलती हूँ, फ़ौरन से इस केस का फैसला हो। तो एक कॉस्ट का मैकेनिज़्म एसोसिएट कर देना चाहिए और फिर उसके बाद जब फैसला हो, अगर एक शख्स एक झूठा केस लेके आता है तो वही कॉस्ट जो सिस्टम ने बियर की है, अदालतों ने बियर की है, जजेस की सैलरीज़ की शक्ल में या प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की सैलरीज़ की शक्ल में, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कोर्ट ने लगाया उसकी कॉस्ट उस झूठे शख्स से कलेक्ट करने का मैकेनिज्म होना चाहिए कि अदालत कहे कि आप एक गलत केस लेके आए थे जो आप प्रूफ नहीं कर सके, तो लिहाजा आप बाउंड हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये अमाउंट आप रियासत की किटी में ड्रॉप करें ताकि आपको समझ आ जाए कि आइंदा झूठा केस नहीं लेके आना। हम लोग, हमारे सिस्टम में वो प्रोविजन ज़रूर है सेक्शन 35A SCPC का स्पेशल कॉस्ट का कि जनाब अगर ये झूठा केस लेके आए तो उसको स्पेशल कॉस्ट डालनी है। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने 19-20 साल करियर में आज तक नहीं देखा कि किसी कोर्ट ने ये ऑर्डर किया हो कि ये स्पेशल कॉस्ट देने का पाबंद है ये बंदा जो केस हारा है। तो ये कोर्ट्स को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, थोड़ा जिसको कहते हैं सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा, थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस की ट्वीकिंग करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू दी सेट एंड सर्कमस्टांसिस, तो फिर मेरा ख्याल है थोड़ा सा हम इसको बेहतर कर सकेंगे इस प्रोलॉन्ग प्रोसेस को। अच्छा, मैं अभी जो ट्रिब्यूनल्स बने थे, क्योंकि आप सिविल को भी लिटिगेशन को देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से पहले ना DCs कमिश्नर्स के पास उन्होंने कहा जी आप एप्लीकेशन गए, आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ, आपको कब्जा वो 90 डेज़ के अंदर ना लेकर देने का पाबंद होगा। इस पर फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन आ गई चीफ जस्टिस साहिबा की तरफ से कि इन ट्रिब्यूनल जो ये अपना डिप्टी कमिश्नर्स पे ब्यूरोक्रेसी पे मुहित है, ये नहीं होना चाहिए, इसमें अपना ट्रिब्यूनल्स बना के जजेस को शामिल करेंगे। आप क्या समझते, अभी ठीक हुआ या पहले ठीक हो रहा था?
अब मेरा ख़्याल है कि जब ये कानून आया था, मुझे उसी वक्त बतौर कानूनदान इसके ऊपर थे रिजर्वेशंस थी कि ये सिस्टम उस तरह से ऑपरेट नहीं कर सकता। जो फंडामेंटल्स हैं हमारे कानून के, उनके के ख़िलाफ़ बात थी कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बैठ के ओवरनाइट डिसाइड कर ले। हो सकता है वो सही नतीजे पे पहुंच रहे हों, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होंगी जो जिसको कहते हैं राइट टू फेयर ट्रायल के ख़िलाफ़ जाती हैं चीज़ें। उसकी बुनियाद पे अगर एक फ़ैसला बेशक वो सही भी है, लेकिन उसमें ख़तरा ये लाहक हो जाता है कि उसमें वो अब्यूज़ हो सकता है। किसी का राइट, जो राइट टू फेयर ट्रायल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी कर रहा है, वो किसी न किसी तरीके से इन्फ्रिंज होने का ख़तरा था। हाँ, दूसरा एक पैरेलल एक प्रिंसिपल है कि सिविल कोर्ट्स आर द कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन इन सिविल मैटर्स। ये एक सीपीसी में एक प्रोविजन है, सेक्शन 9 है कि जितने भी सिविल केसेस होंगे, और ये पोजेशन का मामला सिविल केस है, तो कोर्ट जो अल्टीमेट होगी, जो इसके ऊपर फैसला दे सकती है, वो सिविल कोर्ट ही होनी चाहिए। तो ये उस चीज़ के भी खिलाफ थी। तो अल्टीमेटली जजेस को एसोसिएट करने का ये फ़ायदा होगा कि एक जुडिशियल कवर मौजूद रहेगा, एक जुडिशियल बॉडी का नुमाइंदा उस ट्राइब्यूनल में, उस सिस्टम में मौजूद रहेगा, जो ओवरसी करेगा कि कहीं पे वो जो राइट टू फेयर ट्रायल की चीज़ें हैं, ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं एविडेंस कलेक्ट करने के या कंसिडर करने के, तो वो तो कहीं ब्रीच नहीं हो रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक थोड़ा सा एक मिक्स हो गया, ये बेहतर एक शायद उस तरह से सिस्टम बन पाए। अच्छा, सिविल केस, मेरा एक प्लॉट है, मैं पाकिस्तान का, मैं भी एक शहर, मेरा प्लॉट है, मेरे प्लॉट पे कब्जा हो गया है। अब वो कब्जा बंदा छोड़ नहीं रहा, मेरे पास अब क्या लिटिगेशन का प्रोसेस, मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं कौन सी रेमेडी है जिसको अवेल कर सकता हूँ? अब जैसे यही हमने बात की कि ये जो नया कानून आया है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से, हम ट्रिब्यूनल को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर वो पूरे होते हैं, उसमें कोई अगर अगला बंदा उसमें स्टे ले लेता है कोर्ट से स्टे ले लेता, तो फिर जाहिर है फिर कोर्ट को ही आपने रिक्वेस्ट करनी है, जहाँ से स्टे हुआ है वहाँ पे आप जाएं, रिक्वेस्ट करें कि जी केस इनका नहीं बनता और ये बोनाफाइडी मतलब इनका केस नहीं है, तो कोर्ट का अख्तियार है जाहिर वो स्टे कैंसिल कर दे। अगेन ये फिर प्रोसेस है। अच्छा, ऐसे प्रॉपर्टी के केसेस हैं जो 10-10, 20-20 साल भी चलते, फिर भी उनका कोई फैसला नहीं होता। प्रॉपर्टी आपकी होती है, कब्जा मैंने कर लिया होता है, वो मैंने जी वहाँ से ऑनरेबल एक कोर्ट से स्टे लिया, वहाँ से फिर अगली कोर्ट में चला गया, अगली में, मतलब एक बड़ा प्रॉन्ग सा प्रोसेस सा हो जाता है। 20-30, 40 साल तक लोगों को उनकी प्रॉपर्टीज डिलीवर नहीं होती। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, अब लॉ में क्या कोई कानून में कोई तब्दीली लाई जा सकती है? इसीलिए तो हम वो बात कर रहे हैं ना कि वो कानून नया आया है, उसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी के भी नुमाइंदे मौजूद हैं जिन्होंने फ़ौरन से फ़ैसला करना है, और जुडिशल साइड के भी नुमाइंदे मौजूद हैं जो एक नतीजे पे पहुंचेंगे। और अगर कोई अच्छा सर, इसमें एक चीज़ ये पूछनी, अगर एक केस अब हाई कोर्ट में पहले से चल रहा है, सब जुडिस मैटर है, जी, उसको ये कमेटी दे सकती है? सर उसमें वो कोर्ट का अख्तियार है कि हम कोर्ट को, क्योंकि ये अभी डेवलप हो रहा है लॉ, इसमें कई लीगल इश्यूज आएंगे, लीगल चैलेंजेस आएंगे, और जो हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है, वो अपनी फाइंडिंग देगी कि एक्चुअल लीगल पोजीशन क्या होनी चाहिए। बतौर लॉयर मेरी ये मतलब उस तरह से ओपिनियन है कि कोर्ट का अख्तियार है, जिस कोर्ट के पास ऑलरेडी केस चल रहा है, कि वो देखेगी कि आया ये केस वो ट्राइब्यूनल में जाना चाहिए, जो नया कानून आया उसके तहत ये इंटरटेन या वहाँ उस फोरम के ऊपर कंडक्ट होना चाहिए। तो अगर तो कोर्ट वो ग्रांट कर देती है एप्लीकेशन, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और वहाँ पे जब ट्रांसफ़र होगा, वहाँ पे एक समरी, एक रेमेडी है, एक शॉर्ट प्रोसेस है, जिसके बाद आप एक थोड़े टाइम में एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि आपका कब्ज़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उस प्रॉपर्टी पे। तो वो कोर्ट का अख्तियार है जिसके पास आपका पहले से मैटर चल रहा है। अगर हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट का अख्तियार है, अगर सिविल कोर्ट है तो सिविल कोर्ट का अख्तियार है कि वो ट्रिब्यूनल के पास भेज सके। अच्छा सर, अच्छा वकील मतलब कौन होता है? एक तो मैं कह सकता हूँ कि कॉम्पिटेंसी आपकी, आप हार्ड वर्क करें। एक होता, कहते हैं जी फलां वकील का नाम बड़ा अच्छा है, फलां लॉयर का नाम चलता है हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये मिथ है या इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, ये रेपुटेशन है ना आपकी रेपुटेशन, वो जिसको कहते हैं, वो ट्रैवल करती है आपके साथ साथ। अगर आपकी रेपुटेशन है एज अ क्रेडिबल कॉम्पिटेंट लॉयर, प्रोफेशनल लॉयर, तो वो रेपुटेशन की बुनियाद पे ही आपको एक फेम मिलता है, आपको क्लाइंटल मिलती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या इन्फ्लुएंस भी होता है आपकी रेपुटेशन का जजेस पे, फैसलों पे, या आप जो पॉलिटिकल बार के मेंबर्स होते हैं, वाइस चेयरमैन, मेंबर पंजाब बार काउंसिल, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है? सर देखिए, हम सारे इंसान हैं, और हम जो पर्सनल कंसिड्रेशंस हैं वो हमें इफ़ेक्ट करती हैं। हम कोई मशीन्स नहीं हैं। अगर आप मेरे सामने कोई शख्स है, वो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, उनके बड़े लोगों में उसका शुमार होता है, और वो अदरवाइज़ भी प्रोफेशनल है, कॉम्पिटेंट भी
है तो डेफिनेटली किसी न किसी जगह पे मुझे अफेक्ट करेगा। आल्दो मैंने फ़ैसला, मेरी ज़िम्मेदारी है बतौर जज कि मैं कानून के मुताबिक ही करूं। कानून में भी एक जज को फिर उसके साथ साथ डिस्क्रिशन भी दी होती है कि जज जिसको कहते हैं जहाँ पे अपनी मर्ज़ी इस्तेमाल करने का उसको इख्तियार दिया गया है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को सामने रखते हुए, तो वो जो मर्ज़ी जज को दी गई है फिर वो जज की मर्ज़ी है कि वो उसकी फेवर में एक्सरसाइज कर दे। क्यों कि अगेन वही बात, इन्फ्लुएंस वो होते हैं लोग, इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई हर्ज है कि इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हम सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, अच्छे लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, बुरे लोगों से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, और इसी तरह शख्सियात एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। वो पॉलिटिकल लीडर है, बार का रिप्रेजेंटेटिव है, तो डेफिनेटली उसका एक इन्फ्लुएंस होगा, उसकी एक शख्सियत होगी जो इफेक्ट करेगी किसी ना किसी तरीके से, कोर्ट इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेगी। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली ये एक जजमेंट दी है इमरान खान के हवाले से कि उनको अल शिफा हॉस्पिटल एक तो शिफ्ट किया जाए और फिर उनको रखा जाए इलाज मुआलजे के लिए। अब आप क्या समझते हैं कि जो दोबारा उनको अपना जुडिशल कर दिया गया है या आपको अडियाला जेल उनको दोबारा भेज दिया गया है, इसमें कोई लॉ के अंदर अगर देखें या तो कोई क्या रेमेडी अभी अवेलेबल है इमरान खान के लिए, या हुकूमत ने खुद शिफ्ट किया? इसमें क्या ऐसा मतलब जो फैसला आया था ये उस फैसले की ही रूह को देखते हुए उन्होंने शिफ्ट किया है? इसमें अभी तो क्योंकि ये 2-3 दिन पहले ये फ़ैसला आया है, मेरी नज़र से वो फ़ैसला पूरा गुजरा नहीं है कि उसके एक्चुअल उसमें क्या ऑर्डर कोर्ट ने किया है। लेकिन ये चीज़ सामने आई है कि कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए और इनको शिफा हॉस्पिटल इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाए। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, क्योंकि इमरान खान साहब को वापस ले गए हैं अडियाला जेल में वापस, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जेल मैनुअल्स के की प्रोविज़न्स के ये ख़िलाफ़ है कि कोई किसी शख्स को हम प्राइवेट हॉस्पिटल में मूव कर सकें। पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स में मूव किया जाता है जो कैदी होते हैं उनको, और वहाँ पे उनका इलाज मुआवजे की जो है वो सारे मामलात कंडक्ट किए जाएँ। क्योंकि ये एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो एक उनको वहाँ पे लेके जाया गया। वहाँ पे एक तिब्बी जो टीम थी उसने मुआयना किया खान साहब का, और उनको जब उन्होंने कहा कि ही स्टेबल, तो उनको वापस वहाँ पे भेज दिया गया है एज़ पर जेल मैनुअल जेल के अंदर। अगर पीटीआई को इस तरह से उसके इस हवाले से कोई ग्रीवियंस है, जो हुकूमत का ये मौक़िफ़ है या उनके हुकूमत की इस इशू के ऊपर कि उनको वापस क्यों भेजा गया, तो वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आया अगर वो समझते हैं कि पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स में कोई स्पेशलाइज्ड टीम उस तरह से नहीं अवेलेबल जो कि ये ख़ास ये जो उनका इलाज कर सके, तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की इजाज़त दी जाए। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट का ये डिस्क्रिप्शन हो सकता है। अच्छा, जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन आया था, अगर इस पे इम्प्लीमेंट हुकूमत ना करती तो उसमें कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो कह रहे थे लग जानी है, अगर वो तौहीन अदालत लग जाती तो ये कोई सज़ा हुकूमत को होती या हुकूमत को इसका क्या नुकसान क्या होता आपके ख्याल में कानूनी तौर पे? कानूनी तौर पे सबसे पहले तो ये सबसे एक एपेक्स कोर्ट है आपकी रियासत की, आपकी एक ऑर्डर पास करती है, और वो अगर रियासती इदारे उस ऑर्डर की कानून ये कहता है, आइन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स सारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ पे, सारी नीचे वाली कोर्ट्स के ऊपर वो बाइंडिंग है, पाबंद है, तो उसके ऊपर अमल दरामद करना ज़रूरी है। एक जिसको कहते हैं रियासती ढांचे, रियासती स्ट्रक्चर को बचाने के लिए भी, अगर खुदा न खास्ता को रियासत इस तरीके से मतलब गवर्नमेंट उसके ऊपर अमल दरामद ना करती, तो सबसे पहले तो एक पॉलिटिकल बैकलैश आता, और किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में ऐसा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला करे और हुकूमती जो मौजूदा हुकूमत हो वो उसके ऊपर अमल दरामद ना करवाए। तो सबसे पहले तो एक पॉलिटिकल इफेक्ट आना था, इनकी रेपुटेशन एट स्टेक होनी थी, दूसरा रियासती ढांचे को नुकसान पहुंचना था, और तीसरा जज़ा और सज़ा तो फिर है ही, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है कि जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनको इंस्ट्रक्शंस थी कोर्ट की तरफ से कि ये फैसले के ऊपर अमल दरामद करें, अगर वो नहीं करते तो कोर्ट के पास अख्तियार है कि उनको सज़ा भी दी जा सकती है उस तरह से। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमारे पास अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।